नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है क्लास में आप सभी का। मैं राहुल आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये आईयूपीएसी नामकरण करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसे सही तरीके से सीखा जाए तो नियम के साथ साथ हम बहुत सारे कुछ हमें एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके हम उससे आईयूपीएसी नामकरण सीख पाते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें आप जो आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे नियम पर बढ़ेंगे और फिर करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा एक क्रम चलेगा। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम बात करेंगे, फिर उसके बाद हम नियम पर, और नियम के बाद फिर उस नियम को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ओके, तो सभी लोग तैयार हो जाइए, नोटबुक पेन जरूर लेके बैठिए। और सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पास जो लिखा हुआ है हम इसको बोलते हैं संकुल लवण। संकुल लवण, संकुल लवण बोलते हैं, या उपसहसंयोजी यौगिक भी बोलते हैं। ठीक है, सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में यदि हम बात करें तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये उपसहसंयोजी यौगिक जो है ये कहाँ से आया इसका नाम। मैं यदि आपको पिछले क्लास से कनेक्ट करूं, पिछले क्लास का कहने का तात्पर्य यहाँ होगा कि आप 11th में जो कुछ पढ़े हैं आपने उपसहसंयोजी यौगिक पढ़ा होगा। उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध आप सब ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उपसहसंयोजी बंध क्या होते हैं? उपसहसंयोजी बंध हम उसे कहते हैं जैसे कि एक परमाणु है, जैसे ए परमाणु बी परमाणु को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्या करता है, डोनेट कर देता है। तो जब डोनेट करता है तो जो देने वाला क्या कहलाता है, दाता। दाता कहलाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, और ये ग्राही कहलाएगा। ठीक है, तो यहीं से उपसहसंयोजी बंध से ही बन के इसका नाम जो आता है उपसहसंयोजी यौगिक, यानी कि वह संकुल लवण, वह यौगिक जो उपसहसंयोजी बंध दर्शाते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। ठीक बात, तो ये नाम आपको समझ में आया होगा। यदि हम इस संकुल लवण की बात करें तो इसमें यदि आपको देखने को मिलेगा, यहाँ एक बड़ा सा ब्रैकेट है, इस बड़े से ब्रैकेट को हम उपसहसंयोजी क्या बोलते हैं, मंडल कहते हैं। ठीक है, उपसहसंयोजी मंडल कहते हैं। ध्यानपूर्वक सभी को समझना। ठीक है, दूसरा चीज है यहाँ पास जो लिखा हुआ है, यानी कि ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, यदि ब्रैकेट के यहाँ पास कुछ लिखा है या फिर यहाँ कुछ लिखा है, उसको हम डियर क्या बोलेंगे, आयनन मंडल कहेंगे। आयनन मंडल कहेंगे। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट के अंदर आते हैं। ठीक है, इसको भी हम आयनन मंडल कहेंगे। ध्यान देना, चाहे यहाँ पास कुछ लिखा हो या फिर यहाँ भी लिखा हो। फिर से सुन लीजिए, उपसहसंयोजी मंडल के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कुछ भी लिखा हुआ है तो वह क्या कहलाता है, वह है आयनन मंडल। ठीक है, अब यहाँ पास आते हैं। अब देखिए यहाँ पास इस ब्रैकेट के पहले वाले भाग पर चलते हैं, तो ये जो Ag लिखा हुआ है, Ag के जगह में चाहे Ag लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, तो इसको हम बोलेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु। अब यहाँ पास जो लिखा हुआ, अब इसको समझना, यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, अमोनिया, इसको हम बोलेंगे लिगैंड। इसको क्या बोलेंगे डियर, लिगैंड बोलेंगे। और देखिए इस छोटे वाले ब्रैकेट के बाहर आप संख्या देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पास 2 लिखा हुआ है, किसी में 3, किसी में 4, यानी कुछ भी लिखा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डियर लिगैंड की संख्या। क्या बोलेंगे, लिगैंड की संख्या। लिगैंड की
संख्या बोलेंगे। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। मेरी बात फिर से समझ लीजिएगा, फिर से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पास एक बड़ा सा ब्रैकेट बना था, इसके अंदर बहुत सारे चीज़ लिखे हुए थे और एक चीज़ यहाँ पास लिखा हुआ था। तो यदि हमसे पूछा भी जाए कि ये ब्रैकेट के अंदर बने हुए इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो वो आपको एकदम क्लियर चीज़ पता होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अभी जब हम नियम पढ़ेंगे तो आपको, जैसे कि मैं बोला कि हम आयरन मंडल का नाम लिखेंगे तो आपको पता हो कि हम किसका नाम लिख रहे हैं। मैं बोला कि लिगैंड का नाम लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि लिगैंड हम किसे कह रहे हैं। मैं बोलूँ कि लिगैंड की संख्या लिखनी है तो भी आपको पता होना चाहिए कि लिगैंड की संख्या क्या है। केंद्रीय धातु परमाणु की बात करें तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिर से इसको समझ लेते हैं। इस पूरे ब्रैकेट को हम बोलेंगे उपसहसंयोजी मंडल कहेंगे। ठीक है, इस उपसहसंयोजी मंडल में क्या क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, लिगैंड होते हैं। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु, लिगैंड होता है और लिगैंड की संख्या होता है। ठीक है, और ध्यान देना लिगैंड जो होते हैं एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, जब एक से अधिक लिगैंड हो जाते हैं तो उनका जो क्रम होता है, नाम लिखने का क्रम अल्फाबेट में चलने लग जाता है। ये सब हम डिस्कस कहाँ करेंगे, नियम में बताएंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट बताऊंगा, बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को करना सीख जाएंगे। इसके बाद इसको क्या बोलेंगे, लिगैंड की संख्या। इतनी सी बात क्लियर हो जानी चाहिए, बिल्कुल भी इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और ऐसी में कोई बड़ी बात भी नहीं बोला कि जो आपके समझ में ना आया हो। मैंने क्या किया, एक सूत्र लिखा और इसमें क्या किया, मैंने आपको बता दिया कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, सभी मैंने नाम लिख दिया। एक बात ध्यान रखना, आयन मंडल लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, राइट हैंड साइड हो सकता है। ठीक है, वो सब मैं बताऊंगा कि लेफ्ट हैंड साइड होता है तो क्या हो जाता है और राइट हैंड साइड होता है तो क्या होता है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। बस अब इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे जल्द से बढ़ता हूँ। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब हम सबका अर्थ समझते हैं, जैसे कि आयनन मंडल क्या होता है। ठीक है, आयनन मंडल समझते हैं। प्यारे विद्यार्थियों समझना, जब भी आयनन मंडल उपसहसंयोजी मंडल के लेफ्ट हैंड साइड लिखा हो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हो, ये पूरा ब्रैकेट क्या होगा, उपसहसंयोजी मंडल। और यदि इसके लेफ्ट हैंड साइड मतलब इधर लिखा हो तो धनात्मक मूलक होंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है, धनात्मक मूलक होगा। और जब राइट हैंड साइड हो तो, राइट हैंड साइड हो तो ऋणात्मक मूलक होगा, ऋणात्मक मूलक होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर। धनात्मक मूलक क्या होते हैं, ऋणात्मक मूलक क्या होते हैं, ये आपको पता होगा। यदि नहीं पता है तो हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं, फिर हम अगले क्लास में इसको आपको कम्प्लीटली बताएंगे। ठीक है, तो धनात्मक मूलक में मैं ऐसे में कुछ चीज़ बता देता हूँ, जैसे पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ये धनात्मक मूलक के अंतर्गत आते हैं। ऋणात्मक मूलक में जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक है, इस प्रकार के ढेर सारे जो हैं वो ऋणात्मक मूलक होते हैं। आयनन मंडल वे मूलक होते हैं जो क्या करता है, उपसहसंयोजी मंडल। ठीक है, उपसहसंयोजी, यहां पास मैं डैश लगा दी हूं, इसका मतलब वही शब्द को हम यहां पास जोड़ के लिखना था तो मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, उपसहसंयोजी मंडल को उदासीन कर देता है। ठीक है, उदासीन कर देता है। ये जो बड़ा सा ब्रैकेट है उपसंयोजी मंडल है, और ये जो बाहर लिखे जाते हैं उसको आयन मंडल कहते हैं। ये धन में है तो ये ऋण, तो हम मूलक कौन सा लेंगे, ऋण करेंगे। यदि उपसंयोजी मंडल ऋण में है तो मूलक हम ऋण आयन वाला बिल्कुल नहीं लेंगे, फिर यहाँ पास हम प्लस आयन वाला लेंगे, यानी कि
कौन सा लेंगे, धनात्मक मूलक लेंगे। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में। यौगिक में, यानी यौगिक मतलब इस कंपाउंड में, ठीक है, में उपस्थित वह परमाणु, अरे यार ये क्या गलत है, ठीक है, मानिए, परमाणु जो संयोजकता नियम के विरुद्ध अनेक अणु या परमाणुओं से क्या करता है, जुड़कर बंध बना लेता है। ठीक है, ये बंध बना लेता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। यानी कि इस यौगिक में उपस्थित वह परमाणु जो संयोजकता नियम के विरुद्ध क्या करता है, अणु या अनेक अणु या परमाणु से क्या रहता है, बंध बना लेता है। यानी कि जैसे कि हम संयोजकता नियम पढ़ते हैं उसके विरुद्ध यह क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो ये चीज समझें, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो हम बात करने वाले हैं लिगैंड के बारे में। ठीक है, लिगैंड के बारे में कि वह परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु आयन से जुड़ा होता है उसे हम लिगैंड कहते हैं। लिख लीजिए, वह आयन या परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिगैंड कहते हैं। और उसके नीचे जो संख्याएं होती हैं उसे हम लिगैंड की संख्या कहते हैं। ठीक।